नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत षड्यंत्र क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको हमारी पहले वीडियो में ये सब बता चुके हैं कि अपकृत्य विधि क्या होता है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता क्या होता है और अपकृत्य तथा अपराध में क्या अंतर होता है। और आज हम आपको बताएंगे कि अपकृत्य विधि के अनुसार षड्यंत्र क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो षड्यंत्र है वह एक अपराध भी है और एक अपकृत्य भी है। तो ऐसा षड्यंत्र जो कि अपराध नहीं है वह अपकृत्य के अंतर्गत आएगा या वह अपकृत्य कहलाता है। हम देख लेते हैं कि षड्यंत्र की जो परिभाषा है वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 का में दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 120 का के अनुसार षड्यंत्र क्या होता है, हम यह देखते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि अवैध तो नहीं है परंतु वे अवैध साधनों के द्वारा करने या फिर उसको करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब एक ऐसी सहमति जो कि उस व्यक्ति के द्वारा की गई होती है वे आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यानी कि क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अब इसके विपरीत हम देख लेते हैं। कुछ इसके विपरीत भी है, जैसे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण न्याय या अनुमति के विरुद्ध वादी को जानबूझकर क्षतिकारित करने के प्रयोजन से इकट्ठे होते हैं और उनके संयोजन से, उनके इकट्ठा होने से वादी को वास्तविक रूप से क्षति होती है, तब यह कहा जाएगा कि वे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये अपकृत्य षड्यंत्र कहलाएगा, यानी कि टॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि अपकृत्य के अंतर्गत षड्यंत्र कहलाता है। इसको हम सरल शब्दों में जाने तो क्या है। सरल शब्दों में जानने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लोग इकट्ठा होकर के किसी के विरुद्ध ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा षड्यंत्र करते हैं, किसी के विरुद्ध इकट्ठा होकर के कुछ ऐसे बात करते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो यदि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको क्षति हुई तो उसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो ये षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि षड्यंत्र रूपी अपकृत्य के लिए किन बातों का ध्यान होना जरूरी है, यानी कि षड्यंत्र में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं, यह हम देखते हैं। तो कहते हैं कि षड्यंत्र के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति का संयुक्त रूप से होना, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होंगे तो फिर वह षड्यंत्र माना जाएगा। ठीक है, और क्या, बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के, यानी कि उन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली है, विधि के द्वारा उनका इकट्ठा होना वाजिब नहीं था, वह बिना किसी औचित्य के, कोई कारण उनका नहीं था वहाँ पर खड़े होने का या वहाँ पर मिलने का, परंतु बिना किसी औचित्य के जानबूझकर क्षतिकारित करने के प्रयोजन से इकट्ठा हुए होते हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना है। ठीक है, तो ये षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, तीसरे तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो ऐसे इकट्ठा होने से
जो वादी है उसको वास्तविक रूप से क्षति हुई हो। ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठा तो हुए थे परंतु उसको कोई क्षति नहीं हुई, तो यह अपकृत्य के अंतर्गत षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वादी को जो है क्षति होना भी चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जुड़ाव के द्वारा यदि कोई अवैध कार्य किया जाएगा तो वह षड्यंत्र होगा। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जुड़ाव होना चाहिए और अवैधपूर्ण कार्य वहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब जो है ये षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा। इस संबंध में हम एक देख लेते हैं कि हल्टले बनाम थार्टन का एक वाद है। ये बहुत ही अच्छा प्रकरण है, ये हम देखते हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें वादी जो है एक संघ का सदस्य था, तो उसने क्या किया कि संघ के द्वारा दी जाने वाली हड़ताल के आह्वान मानने से इनकार कर दिया। यानी कि वह उस संघ का सदस्य था, संघ के सारे सदस्य हड़ताल पर जा रहे थे, संघ ने कहा कि भाई आप भी हड़ताल पर चलो, परंतु उसने मना कर दिया। तो जो प्रतिवादी थे मतलब कि जो उनके मना करने से जो है खिलाफ थे, वे जो है संघ के सचिव और पदाधिकारी थे। तो वादी को संघ से निष्कासित कर देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये संघ का सदस्य है परंतु ये संघ की बातें नहीं मान रहे, तो इनको हम निकाल देते हैं। जो प्रतिवादी गण थे उन्होंने वादी के प्रति विद्वेष की भावना रखी और विद्वेष की भावना की वजह से उन्होंने ये कहा कि इसको कार्य से बाहर रखा जाना चाहिए। तो संघ ने इसको क्या बोला कि ये जो प्रतिवादी हैं उनका षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि वे संघ के मेन सदस्य हैं और उन्हीं के कहने से उस व्यक्ति को बाहर रखा जा रहा है। तो ये सभी के हित में तो नहीं था ना, ये विद्वेष की भावना से किया गया था। तो इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि संयोजन का प्रयोजन वादी को क्षति पहुंचाना है, ना कि अपने व्यक्तिगत हितों का संवर्धन करना है, तो ये अभिभोज्य है, यानी ये एक्शनेबल है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा। परंतु अब हम ये भी देख लेते हैं कि यदि कोई वैध कार्य के लिए व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं तो वे षड्यंत्र नहीं माना जाएगा, वे अपकृत्य के अंतर्गत षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि वैध है और व्यक्तियों के जुड़ाव के कारण अवैध मान लिया जाए तो वह इसका अपवाद हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा कार्य जो वैध होता है परंतु कई लोग उसमें इकट्ठा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अवैध हो जाएगा, नहीं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या होगा। जो भी कार्य जो अन्यथा वैध हो और जिसका उद्देश्य वादी को क्षतिकारित करने का नहीं है, कई लोग इकट्ठा तो हो रहे हैं, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? हम इकट्ठा होंगे, हम जो है कैंडल मार्च करेंगे, हम शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे और अपने हित की बात करेंगे। हम सारे लोग मिल करके इकट्ठा होकर अपने हित की बात करेंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये जो है षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी का एक बहुत ही फेमस केस है क्रॉफ्टन हैंड बोवेन हैरिस ट्वीट कंपनी लिमिटेड का। इस केस में हम देखते हैं कि इसमें क्या था कि एक प्रतिवादीगण जो था वो व्यापारी संघ था और उसने संघ के सदस्य गोदी मजदूर को एक अनुदेश जारी किया। क्या अनुदेश जारी किया? कि वे वादी के माल को नहीं ढोएंगे। क्यों भाई? आप प्रतिवादी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को अपने अंडर में कर लोगे कि नहीं, आप दूसरे के घर में जाके कार्य नहीं करोगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ?
गोदी मजदूरों द्वारा वादा के माल को नहीं ढोना, तो ये संविदा भंग की परिधि में नहीं आता था। यानी कि अगर वो माल नहीं ढोएगा उस व्यक्ति का, तो ये संविदा के खिलाफ नहीं होगा, जिसका उद्देश्य जो है केवल व्यापार में प्रतिस्पर्धा का निवारण करना था। यानी कि जो व्यक्ति चाहता था कि हमारे मजदूर उस दूसरे व्यक्ति का माल ना ढोएं, वो यह चाहता था कि हमारे व्यापार की उन्नति हो, सामने वाले का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, संघ के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों को वह बेहतर बनाना चाहता था। इस वजह से उसने कहा था कि जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं वो दूसरे के यहाँ कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं वे हमारे यहाँ ही कार्य करेंगे। तो इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रतिवादी गण हैं उनका संघ और जो संघ के सदस्य हैं वे उनके हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र जो है रचा है। यानी कि यह उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे यहाँ के मज़दूर दूसरी जगह कार्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ के मज़दूर केवल हमारे यहाँ ही कार्य करेंगे और हम उनकी देखरेख करेंगे। तो यह षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि संघ की रक्षा के लिए, मज़दूरों की रक्षा के लिए यह किया गया है। तो यह षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो अन्यथा वैध हो, जो हितों और संरक्षण और संवर्धन करने वाला हो, या फिर किसी को क्षति पहुंचाने के आशय से नहीं किया गया हो, या फिर अवैध साधनों द्वारा संपन्न नहीं किया गया हो, तो वह षड्यंत्र नहीं होता है। भले ही उसमें व्यक्तियों का जुड़ाव हुआ हो, भले उसमें एक से अधिक व्यक्ति आए हों। इसी का एक और केस है, हम देख लेते हैं। मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर। यह केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, LLB की परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो यह केस भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या था कि ये जो प्रतिवादी था वह पोत का स्वामी था, उसकी कई फर्में वगैरह थी और उन्होंने चीन और यूरोप में चाय के व्यापार पर अपना कब्जा जमा के रखा था। यानी कि चाय का उनका बहुत बड़ा व्यापार था और उन्होंने क्या किया कि किराए भाड़े में जो है उन्होंने काफ़ी कमी कर दी, जिससे क्या हुआ कि वादी को इस व्यापार में जो है एक प्रतिद्वंदी व्यापारी मिल गया। यानी कि वादी पहले अकेला ही था जो चाय का व्यापार करता था, परंतु चीन और यूरोप के बीच जो अन्य व्यापारी थे उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए किराए का रेट कम कर दिया। तो क्या हुआ कि अब वादी को जो है व्यापार बंद कर देना पड़ा और वादी ने जो है प्रतिवादी के विरुद्ध षड्यंत्र की कार्रवाई शुरू करी। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने रेट इसलिए कम किया है जिससे हमें मुनाफा कम हो। तो इसके लिए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वह विधिपूर्ण था। रेट कम करना कोई भी गुनाह नहीं है और वे स्वयं के व्यापारिक हितों की संरक्षण और संवर्धन करना चाहते थे। भाई जब आप अपने यहाँ का रेट कम कर देंगे तो लोग आपके यहाँ से माल लेंगे ना, फिर वो बाहर से माल क्यों मंगाएंगे। और उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। उन्होंने आपका माल ख़राब नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ रेट कम किया है। तो उनका उद्देश्य जो है वह किसी को क्षति पहुँचाना नहीं था। तो ये सब षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।